हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा क्लास 12 फिजिक्स का जो 6th चैप्टर चल रहा है उसका लास्ट लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। हमारा एक मेन टॉपिक बच गया है इसमें, वो है एसी जनरेटर, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो किस प्रकार से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से एक सेटअप किया जाता है और अल्टरनेट करंट को जनरेट किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट किया जाता है। अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट्स नहीं समझ में आएगा किस प्रकार से इसको जनरेट किया जाता है, हम 7th चैप्टर जो है जिसका नाम ही अल्टरनेटिंग करंट है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो ये लेक्चर जो है वो इस प्रकार से आधारित होगा कि इस पे जो 7th चैप्टर जो हमारा है वो पूरा इसी पर बेस्ड है। अगर ये नहीं समझ में आएगा, ये लेक्चर नहीं समझ में आएगा, तो हो सकता है आपको 7th चैप्टर समझने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़े। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझना। इसमें एक टॉपिक हमारा बाकी रहा था जो कि आपके न्यूमेरिकल में दे रखा है। ये क्या था कि हमने ये निकाल लिया था कि एक कोयल जो होती है, उस कोयल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, कौन सी, मैग्नेटिक एनर्जी जो होती है, उसका मान होता है हाफ एल आई स्क्वायर। आई क्या होता है, उसमें जो करंट फ्लो होता है। एल क्या होता है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस होता है, स्व प्रेरकत्व होता है। हमें ये कह रखा है कि इसका जो मान है एनर्जी का वो बी, कैपिटल ए और स्मॉल एल, इनके पदों में याद करो। अब ये है क्या, बी तो वही है मैग्नेटिक फील्ड, ए है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल जो है वो इसकी लेंथ है। इनके पदों में हमें याद करना है। तो कैसे याद करें, देखो इसमें दो टर्म्स हैं, एक एल और एक आई। इन दोनों को हमें हटाना है। कैसे हटाओगे, एल का मान क्या आया था हमारे पास, वो आया था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आया था, ये मान हो गया। और हमें पता है कि बी जो होता है म्यू नॉट एन आई होता है, तो आई का मान इससे कितना आता है, बी अपॉन म्यू नॉट एन। तो एल का मान तो हम ये रख देंगे और आई का मान यहां से रख देंगे। तो हमने क्या किया, देखो u इज इक्वल टू हाफ एल की जगह हम लिख दिया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल और b अपॉन म्यू नॉट एन लिख दिया आई की जगह, और इसका क्या है स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर को सॉल्व करो क्या आएगा, देखो बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट का स्क्वायर और एन का स्क्वायर। यहां से म्यू नॉट एक कट जाएगा और एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा। तो लास्ट फॉर्मुला क्या आएगा हमारे पास, ए एल बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे बी स्क्वायर ए एल अपॉन टू म्यू नॉट। ये आ जाएगी हमारे पास मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, किसकी, कोयल की। अब अगर हमें ये पूछ ले कि इस मैग्नेटिक एनर्जी का जो डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी, उसकी वैल्यू बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, यूबी, स्मॉल यूबी से लिखते हैं इसको, ये तो है कैपिटल यूबी, स्मॉल यूबी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से हम डिवाइड करेंगे। अब वॉल्यूम कितना होगा इसका, वॉल्यूम देखो एक सिलेंडर की तरह है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो तो कैपिटल ए है, इसकी लेंथ कितनी है, वो स्मॉल एल है। जैसे हम इनकी वैल्यू रखेंगे ए इंटू एल, तो हमने लिख दिया जो यूबी होगा वो कैपिटल यूबी अपॉन ए एल। तो ये तो है ए एल बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट, ये तो वैल्यू किसकी है, एनर्जी की है। ए एल वॉल्यूम है, इसको डिवाइड कर दिया, ए एल से एल कट जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी की डेंसिटी आ जाएगी। अब बात ये रही, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हमने कैपेसिटर के बीच में एनर्जी निकाली थी, उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी आई थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो दोनों तरफ हाफ है, एक तरफ बी का स्क्वायर है, एक तरफ ई का स्क्वायर, मतलब एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का स्क्वायर है तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का स्क्वायर है। इधर म्यू नॉट है, अपॉन में है, बट्टे में है, इधर क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा। हमेशा ये होता है कि जो म्यू नॉट होता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, समतुल्य होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो हमने ऐसा रख दिया। तो कुल मिला के आपको दोनों जो फॉर्मूले हैं वो लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, इनको इक्विवेलेंट रख सकते हैं हम। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, बिल्कुल होती है। इधर भी बी का स्क्वायर है तो इधर ई का स्क्वायर है। अब हम स्टार्ट करते हैं एसी जनरेटर के बारे में। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पहली बात तो ये होता क्या है। एक्चुअल में एसी जनरेटर जो होता है वो एनर्जी कन्वर्टर का काम करता है। एनर्जी कन्वर्टर का मतलब हो जाएगा कि एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब किसको करता है, ये जरूर याद रखना है अपने को कि ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कौन सी, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट में नहीं, अल्टरनेटिंग करंट में चेंज कर देता है। इसकी खोज किसने की थी, निकोला टेस्ला ने की थी। अब इसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या है, देखो एक तरीके से मशीन है। मशीन जब भी एग्जाम में आती है तो हमें उसकी परिभाषा लिखनी होती है, उसका प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, सिद्धांत पूछ सकते हैं, फिर उसकी बनावट पूछ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन, फिर उसकी कार्यविधि पूछ सकते हैं, वर्किंग, और इसका कोई फॉर्मूला होगा तो वो फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। और स्पेशली मेन चीज क्या है, डायग्राम भी पूछ सकते हैं, डायग्राम भी अलग से आ सकता है। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल समझाने से पहले मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगा। डायग्राम इस प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट लगे होते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे एक ये आर्मेचर होती है, एक कोइल होती है, रेक्टेंगुलर कोइल होती है जो हमने पहले भी देखी है, इसको हम क्या लिखते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर रखा जाता है, जो कि हमने 4th चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, मूविंग कॉइल गैलोमीटर पढ़ा था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसको रखा जाता है। ये हो गए फील्ड मैग्नेट्स। अब बात है कि इसमें क्या करते हैं, इनको स्लिप रिंग्स से साथ में जोड़ देते हैं। ये जो क्या है, स्लिप रिंग्स हैं। ये क्या होती है, एक तो जो है वो तो इससे कनेक्टेड रहती है, दूसरी जो है वो नीचे वाले से कनेक्टेड रहती है। इस और ये जो है इनकी कार्बन ब्रशेस साथ में लगी होती हैं। मतलब देखो एक सिरा जैसे ये जुड़ा हुआ है, ये वाला जो है ना वो भी इससे कनेक्टेड होता है, इस प्रकार से
ये जो कार्बन ब्रशेस हो गई, मेंटेन स्लाइडिंग कांटेक्ट विद द रोटेटिंग स्लिप रिंग्स टू ट्रांसफर करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट विदाउट टेंगलिंग वायर्स, मतलब वायर जो है आपस में टेंगल नहीं करने चाहिए। टेंगलिंग मतलब जो हो जाएगा कि आपस में ऐसे लपेटे नहीं खाने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं। व्हेन द ओरिएंटेशन और इफेक्टिव एरिया, पहली बात तो क्या है, विन्यास या प्रभावी क्षेत्रफल किसका, लूप का, जो कि कहां रखा गया हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हो, चेंज हो रहा हो, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा हो, तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा इससे लिंक्ड, वो भी बार बार में लूप से जो जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। अब आपको ही पता है, देखो जब ये घूमेगा तो घूमते समय इसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा था वो उसकी वैल्यू बार बार में क्या होगी, चेंज होगी। पहले फ्लक्स बढ़ेगा, फिर फ्लक्स घटेगा, फिर दोबारा फ्लक्स बढ़ेगा पर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा, और फिर दोबारा फ्लक्स जीरो पर आ जाएगा। ये चीज यहाँ पर काम करती है। क्या इसमें जैसे चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ द एसी जनरेटर। मतलब क्या होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में आपको पहले बताया था, फाई बी होता है बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर ऐसे मान सकते हो बी चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक के जो पोल्स हैं वो सेम है, पर इनका जो ए कॉस थीटा है, या तो प्रभावी क्षेत्रफल बोल दो या थीटा बोल दो, थीटा बार बार में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस थीटा चेंज होने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये है इसका पूरा मेन प्रिंसिपल। अब वर्किंग क्या होगी, देखो वर्किंग में सबसे पहले क्या होता है कि एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स कंटिन्यूअसली रोटेट्स द आर्मेचर कोइल अराउंड इट्स एक्सिस। मतलब क्या होता है, किसी बाह्य स्रोत द्वारा, किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इस आर्मेचर को बार बार में घुमाया जाता है। घुमाना हमें बाहर से है, इसको घुमाने की प्रोसेस क्या होती है वो भी समझा सकता हूं मैं, कि जैसे यहाँ पर एक शाफ्ट लगी होती है बीच में, यहाँ पर क्या होती है, एक शाफ्ट लगी होती है। शाफ्ट के आगे जैसे मान लो हमने क्या लगा दिया, पंखा लगा दिया इस प्रकार से, ठीक है। और इस पंखे के ऊपर मान लो एक झरना गिर रहा है, झरना गिरेगा तो क्या होगा, ये पंखा रोटेट करेगा, घूमेगा, ऑटोमेटिकली घूमेगा। तो ये घूमने से क्या होगा, ये आर्मेचर भी साथ साथ में घूमेगी। हो सकता है पवन चक्कियां जो होगी, पवन चक्कियों में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, हवा चलेगी, ये पंखा घूमेगा। तो कुल मिला के हमें पंखा घुमाना है, सीधी सी बात ये है। अब क्या होगा, पंखे घूमने से इस कोयल में रोटेशन आएगा यूनिफॉर्मली विद इन द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये कोयल क्या होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी। रोटेट करने से फ्लक्स में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, फ्लक्स चेंज होगा। इफेक्टिव एरिया जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो कॉन्स्टेंटली चेंज होगा, कॉजिंग कंटिन्यूअस वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार में चेंज होगा, और इंड्यूस होगा क्या, एक एसी आउटपुट। आउटपुट कैसे, सबसे पहले तो फ्लक्स जो होगा वो बढ़ेगा, बढ़ने से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर दोबारा मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, घटने से अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो बार बार में क्या होता है, इसकी जो पोलैरिटी होती है वो चेंज होती है। चेंज होने के कारण ही, अल्टरनेटिव रूप से चेंज होने के कारण ही हम इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस प्रकार से चेंज होता है, टाइम के साथ में किस प्रकार से वेरिएशन होता है, और ईएमएफ जो होगा, ईएमएफ में भी किस प्रकार से इंड्यूस होता है, कितनी वैल्यू होती है, उसके मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमें वो फाइंड करना है। तो इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे होगा, देखो हमें पता है कि इसमें बी वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ए वेक्टर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बी डॉट ए। तो एक बार के लिए हम ये मान लें कि इस कोइल में n फेरे हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो हमने क्या कर दिया, इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो n b डॉट ए। अब इसको b डॉट ए को ओपन करें, क्या आएगा, b a cos थीटा, तो ये आ गया n b a cos थीटा। अब हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, क्योंकि ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, ओमेगा एक समान कोणीय वेग से बाहर से इसको क्या करवाया जा रहा है, रोटेट करवाया जा रहा है, किसको, आर्मेचर को। अब ओमेगा घूमेगी, साथ साथ में इसका कोण घूमेगा, कोण बनेगा, तो क्या होगा, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो थीटा अपॉन टी, हमने थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं फिर, ओमेगा इंटू टी, तो हमने लिख दिया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। अब क्या होगा, बार बार में थीटा मेजर करना इतना आसान नहीं होता, हम क्या करेंगे, टी बराबर 0 स्टार्ट करेंगे, टी बराबर 0 मतलब स्टार्टिंग का टाइम हो गया। अब ओमेगा हमें पता है पहले से कांस्टेंट है, वो तो बाहर से एक्सटर्नल हम ही घुमा रहे हैं। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमें केवल टाइम की वैल्यू रखनी है, एंगल अपने आप हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, फाई बी इज इक्वल टू एन बी ए कोस ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे, देखो एक तरीका होता है, जैसे एन बी ए है, जैसे फाई बी है, तो फाई बी में अगर हम टी इज इक्वल टू 0 रखें, टी इज इक्वल टू 0 होने का मतलब हो गया कि ओमेगा टी बराबर 0, ओमेगा टी 0 होने का मतलब हो गया कोस 0, कोस 0 कितना होता है, वो होता है 1। तो यहाँ पर कोस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब एंगल 0 हो, और कितनी होती है, 1 होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फाई बी जो होगा वो कितना मिलेगा अपने को, एन बी ए। क्या ये मैक्सिमम होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा मैक्सिमम, क्योंकि देखो एन कांस्टेंट वैल्यू है, बी एक कांस्टेंट वैल्यू है, एरिया भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो एन बी ए पे तो फाई बी डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, डिपेंड किस पर कर रहा है, कोस ओमेगा टी पर डिपेंड कर रहा है, और कोस जब मैक्सिमम होगा तो फाई बी ऑटोमेटिकली मैक्सिमम होगा, वो कितना होगा, एन बी ए होगा। तो क्या हम एन बी ए की जगह फाई बी मैक्सिमम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ आपने क्या लिख दिया, फाई बी मैक्सिमम इज इक्वल टू एन बी ए, और लास्ट इक्वेशन हमारे पास बन गई, फाई बी बराबर फाई बी मैक्सिमम कोस ओमेगा टी। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा फ्लक्स का, कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है टाइम के रिस्पेक्ट में एक एसएचएम कर रहा है कोस के अकॉर्डिंग। देखो कोस की जो इक्वेशन होती है, देखो एसएचएम की इक्वेशन जो होती है वो एक्स
बराबर ए कोस ओमेगा टी या ए साइन ओमेगा टी होती है। तो कोस या साइन जो होते हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं, एक सिंपल हार्मोनिक फंक्शन ही तो होते हैं। तो यहाँ पर फ्लक्स जो है फाई जो है वो कोस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बार बार में चेंज हो रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू कितनी आई थी, एन बी ए कोस ओमेगा टी। एन बी ए कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं। कोस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस ओमेगा टी का होगा माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखो ऐसे लिख भी सकते हैं, डी बाई डी टी कोस ओमेगा टी, कोस का होता है साइन ओमेगा टी माइनस का, और ओमेगा टी का होता है ओमेगा। तो हम ये आ गया माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी, हमने लिख दिया माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये माइनस पहले से है तो ये बन गया प्लस का एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब बात वही है कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, मतलब हमें ई का मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो एक कब होती है, जब ओमेगा टी कितना हो, पाई बाई टू। ओमेगा टी पाई बाई टू होगा तो ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, एन बी ए ओमेगा। ये याद रखना, इस पर आपके न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो अब बात रही एन बी ए ओमेगा, हम क्या लिख सकते हैं, ई मैक्सिमम लिख सकते हैं। तो ई इज इक्वल टू ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, क्योंकि इसी के ऊपर आपका पूरा 7th चैप्टर जो है वो डिपेंडेंट है। 7th चैप्टर में स्टार्टिंग के 4 जो डेरिवेशन है, वो चारों डेरिवेशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो यही बनती है, E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। मतलब जो वेरिएशन आता है अल्टरनेटिंग करंट में, अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, वो आता है E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे ग्राफ से बनाना हो, जैसे मान लो ग्राफ बनाएंगे, जैसे ये हो गया 0, एक पूरा टाइम पीरियड हो गया टी, इसको 4 पार्ट्स में तोड़ दिया, टी बाई 4, टी बाई 2, 3 टी बाई 4। फाई जो है वो हमें पता है फाई एम कोस ओमेगा टी के अनुसार चेंज हो रहा है, और ई जो है वो है ई एम साइन ओमेगा टी के अनुसार चेंज हो रहा है। तो फाई जो है देखो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, फाई की वैल्यू फिर कितनी हो रही है, टी बाई 4 पर 0 हो रही है, फिर दोबारा नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम पहुंच रही है, फिर 0 हो रही है, फिर मैक्सिमम, फिर दोबारा मैक्सिमम पर जा रही है। पर जो ईएम है, देखो ईएम यहाँ पर मिलेगा अपने को, और ईएम थोड़ा सा क्या मिलेगा अपने को, ज्यादा मिल सकता है। ईएम ज्यादा भी मिल सकता है, हालांकि कम भी मिल सकता है, पर ईएम की वैल्यू क्या हो रही है, साइन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो साइन के अकॉर्डिंग देखो पहले स्टार्ट किया कहां से होगा, 0 से, मतलब जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो ई 0 होगा, ईएमएफ 0 होगा। फ्लक्स जैसे ही 0 पर आएगा, जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम पहुंच जाएगा। फिर जैसे ही फ्लक्स माइनस में जाएगा, ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फ्लक्स दोबारा 0 पर जाएगा, जो ईएमएफ है वो माइनस के डायरेक्शन चला जाएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ईएमएफ जो है वो पाई बाई टू फेज जो है फ्लक्स से पीछे रहता है। ये जो ग्राफ बनेगा आपका, because the EMF follows the sine function, it values alternates between +1 and -1. The direction of the current reverses periodically. बार बार में क्या हो रहा है, देखो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, क्यों, क्योंकि 0 से t/2 फेज आधे समय के लिए तो क्या है, ये प्लस की वैल्यू है, और आधे समय के लिए क्या है, माइनस की वैल्यू है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ईएमएफ जो है ये कौन सा होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है। इससे करंट जो जनरेट होता है वो कौन सा कहलाता है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।